Hello my friends, today we are discussing about regulation of transcription from viral DNA. So first of all, in 1978, Ferris and colleagues presented the first complete description of genome of an animal virus, and this animal virus is the papovirus that is proposed by Ferris in 1978, papovirus SV40. The genome of papovirus SV40 is circular, and what they proposed is generally applied to all genomic viruses having DNA. This is the site of origin of the DNA. Here you can see that from the site of origin, the early gene and the late gene of the DNA is transcribed in opposite direction. यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये जो अर्ली जीन का जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जो लेट जीन, ये लेट जीन है, ये लेट जीन पूरा जा रहा है जिसमें VP2, VP3 और VP1 है। ये तीन जो जीन्स के पार्ट हैं ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो इनका जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, और ये साइट ऑफ ओरिजिन है। तो साइट ऑफ ओरिजिन में ये जो साइट ऑफ ओरिजिन है ये क्लीवेज साइट है, और ये इको RI1 से क्लीव्ड हुआ है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जहाँ साइट ऑफ ओरिजिन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है, तो ये अर्ली जीन प्रोडक्ट है और ये लेट जीन प्रोडक्ट है। तो ये लेट जीन प्रोडक्ट का ट्रांसक्रिप्शन क्लॉकवाइज हो रहा है, और जो अर्ली जीन प्रोडक्ट है उसका ट्रांसक्रिप्शन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो द फेरियस इन 1978 presented the model of papoviruses SV40 for the transcription, and he proposed that first, जैसा कि मैंने आपको बताया, early gene and late gene are transcribed in opposite direction. इसका डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। सेकेंड, यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे कि ये ओवरलैपिंग हो गई है, ये ओवरलैपिंग हो गई है। एक जीन ये है, दूसरा ये VP1 है, ये VP3 है और ये VP2 है। VP3, VP2 और VP1 में यहाँ पर ये ओवरलैपिंग है, इसलिए यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा, इनके जो प्रोटीन्स बनेंगे इनके कॉमन एमिनो एसिड्स होंगे। देन थर्ड, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स बन सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये सेम न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, पर इससे हो सकता है कि ये जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन सॉरी ये प्रोटीन नहीं है, ये यहाँ से जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन का एमिनो एसिड्स सीक्वेंस इस वाले जीन के एमिनो एसिड सीक्वेंस इन दोनों में डिफरेंस हो। तो अगर सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी है और यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स बना सकते हैं। ये थर्ड पार्ट था। देन व्हाट दे प्रपोज्ड द फोर्थ वन। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी जीनोम में इंट्रॉन्स और एक्सट्रॉन्स होते हैं। तो जो इंट्रॉन्स है यहाँ पर इन इंट्रॉन्स को इस ये वेव से बताया गया है कि जो पूरा जीन प्रोडक्ट है, जो पूरा DNA है, उसमें केवल इतना ही पोर्शन, ये जो डॉटेड पोर्शन है, यही पोर्शन ट्रांसक्राइब होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन ये जो जीन प्रोडक्ट है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जीन है, जीन सीक्वेंस है, इसका ट्रांसक्रिप्शन तो होगा पर इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जीन प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली इंट्रॉन्स हैं, और इंट्रॉन्स का ट्रांसक्रिप्शन तो होता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता है। और भी वेवी, जैसे कि ये देखिए, ये वेवी पार्ट जो है ये बेसिकली इंट्रॉन है, और इसका ट्रांसक्रिप्शन तो होगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा। पहले यही माना जाता था कि जैसे एक DNA है, तो इस एक DNA से एक mRNA बनेगा और उस एक mRNA से एक प्रोटीन बनेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें यह पता है कि एक DNA से
जो एक mRNA बनता है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA भी हो सकता है, और या फिर ये मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी कि छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA भी हो सकता है। और ये मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA डायरेक्टली स्मॉल प्रोटीन्स को भी बना सकता है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA से मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रोटीन्स भी बन सकते हैं, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA से पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोटीन्स भी बन सकते हैं। तो पहले इतना नहीं पता था, लेकिन अब धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में भी हमें पता चलने लगा है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशनल क्लीवेज। एक बार ट्रांसलेशन हो गया है, प्रोटीन बन गया है, पोस्ट ट्रांसलेशनल क्लीवेज का मतलब होता है कि एक प्रोटीन बनने के बाद में उसका बाद में ये भी बाद में कन्वर्ट होकर के मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रोटीन्स बनाए। इसको हम बोलते हैं क्लीवेज होना, प्रोटीन का क्लीवेज होना। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रोटीन जो है ये किस मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए से बना है, जैसे कि मान लीजिए mRNA के इतने पार्ट से बना है, तो अब हम ये बता सकते हैं कि ये mRNA किससे कोड हुआ है, जीन के किस सीक्वेंस से कोड हुआ है। तो इस हिसाब से हमें प्रोटीन के बारे में पता चलने पर हम ये बता सकते हैं कि इसका कौन सा जीनोमिक पार्ट है जिसके कारण इसका ट्रांसलेशन होकर ये प्रोटीन बना है। हमें ये भी पता है कि जब कोई जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो एक जीन में मल्टीपल एक्सॉन्स होते हैं और मल्टीपल इंट्रॉन्स होते हैं। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक डीएनए है, इस डीएनए का जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में ये जो है इसका एक mRNA बनेगा। अब हमें ये पता है कि जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, यहाँ पर ये एक इनिशिएशन साइट होती है, ये एक टर्मिनेशन साइट होती है। तो इनिशिएशन साइट से टर्मिनेशन साइट तक के बीच में जितने भी एक्सॉन्स इंट्रॉन्स होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाता है, लेकिन उनका जो ट्रांसलेशन है उसको होने पर ये मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रोटीन्स बनते हैं। नाउ इन केस ऑफ एडिनोवायरस, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे फियर्स ने 1978 एक ये मॉडल प्रपोज किया था पेपोवायरस SV40 का। तो इसके अंदर दो टाइप के जीन्स थे, पहला अर्ली जीन्स एंड लेट जीन्स। अर्ली जीन्स का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और जो लेट जीन यानी कि जो एंडिंग वाला पोर्शन का जीन होता है, इससे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो जो है वो क्लॉकवाइज होता है। तो ये सर्कुलर मॉडल था। ऐसा ही एडिनोवायरसेस का एक मॉडल है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल दो ही जीन है, अर्ली जीन एंड लेट जीन। एडिनोवायरस के केस में प्री अर्ली जीन, अर्ली जीन, इंटरमीडिएट जीन और लेट जीन के बारे में बताया गया है, और इसका ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो EB1 और E1A, E1B इस टाइप की प्रोटीन्स का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मोटा मोटा ये है कि फियर्स ने एक मॉडल प्रपोज किया है जो रेगुलेशन के बारे में बताता है। जीन रेगुलेशन डिपेंड करता है स्पेशली एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स के ऊपर और उसकी लोकेशंस के ऊपर। कभी कभी जीन्स का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA से पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोटीन्स बनते हैं, और फिर बाद में इसका जो है पोस्ट ट्रांजिशनल क्लीवेज होता है और ये मल्टीपल प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि mRNA ही खुद मोनोसिस्ट्रॉनिक हो जाता है, और मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA में जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रोटीन्स बनाता है। तो ये एक रेगुलेशन मैकेनिज़्म है। इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम जो वेवी यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं इंट्रॉन्स, तो यहाँ पर जब हम इंट्रॉन्स के बारे में समझें, एक्सॉन्स के बारे में समझें, और जब हम इनिशिएशन साइट और टर्मिनेशन साइट के बारे में समझें, और ये समझें कि किस तरह से जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग होती है जीन्स की, वहाँ एक कॉमन
एमिनो एसिड का निर्माण होता है, और जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है वहाँ सेम न्यूक्लियोटाइड होने पर भी डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो इस टाइप से हमने समझा कि रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ वायरल डीएनए किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम वायरल आरएनए। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।